Hello students, I hope that all of you are fine and you are in regular touch with your study because I told you that education is the only weapon by which you can get success, by which you can change your world and by which you can know about your history. Okay, so today we are going to start a very important topic of history from where the new era will begin and it adds so many arts and architecture in our country. The topic is the Delhi Sultanate. Topic is the Delhi Sultanate. So you can say in this lesson we will know about the starting of the Sultanate period, the how the Delhi becomes the center for sultans, how Delhi becomes the center for sultans and from where it started कि जो हमारे दिल्ली सल्तनत है इसकी शुरुआत कैसे हुई, दिल्ली का क्या रोल था, ये कैसे एक सेंटर बनी जो आप कहते हैं कि भाई इंडिया की कैपिटल दिल्ली, ये तो है ना कि स्टार्टिंग से ही होगी क्योंकि हमने इससे पहले भी एंशिएंट पढ़ा था, उसमें भी दिल्ली का जिक्र कहीं नहीं था. ठीक है, लेकिन अब हम जानेंगे कि ये प्रचलन में आई कैसे. इस चैप्टर में हम डायनेस्टी पढ़ेंगे. मैंने आपको कहा था कि फ्रॉम 700 और 750 टू 1200 दैट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिवल पीरियड. एज आई टोल्ड यू अर्लियर द मिडिवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. मिडिवल पीरियड को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है. पहला फेज जो हमने पढ़ा जिसमें राजपूत का शासन था और भी पाल और राष्ट्रकूट या पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और उसमें चोला एम्पायर भी हमने पढ़ा था. वो आपका 700 टू 750 से लेकर लगभग 1200 एडी तक या सी तक रहा. नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स 1200 ऑनवर्ड्स या 1206 एडी ऑनवर्ड्स और 1526 तक हम लोग पढ़ेंगे इस पीरियड के बारे में जो मिड पीरियड है जिसमें 5 डायनेस्टीज़ आई. इस पीरियड में हमें 5 डायनेस्टीज़ के बारे में जानने को मिलेगा. 5 वंशज हम लोग इसमें जानेंगे. ठीक है, 5 अलग अलग वंश हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने दिल्ली पर या इंडिया पर अपना राज किया, अधिकार किया. वे 5 डायनेस्टी कौन सी है वो आप समझो. स्लेव डायनेस्टी, सबसे पहले जो डायनेस्टी आई भारत में वो स्लेव डायनेस्टी आई. स्लेव मतलब गुलाम वंश आया. कौन सा वंश आया? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी. और स्लेव को हम ममलूक भी कहते हैं. अब ये आया कैसे भाई? यहाँ पर सबसे पहले 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया था. कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर आया था. जो अगर हम बात करें कि कुतुबुद्दीन आया, ये तुर्की था. तुर्क से इसको भेजा जाओ भाई देख के आओ क्या हालचाल है भारत के और वहाँ पर जाकर तुम थोड़ा करो क्या कर सकते हो. अब इसके बाद ये आप कह सकते हैं कि यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना हुई, गुलाम वंश शुरू हो गया. गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी डायनेस्टी आया. जैसे आपने नाम सुने हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी, वो इसी वंश का था. उसके बाद तुगलक वंश आया. तुगलक वंश में जैसे आपको मोहम्मद बिन तुगलक को आप जानते हो, फिरोज शाह तुगलक को जानते हो या आप गियासुद्दीन तुगलक को जानते हो. उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई. सैयद डायनेस्टी में जो एक नाम आप जानते हो, मतलब कम ही जानते हो, खिजर खां सैयद, अच्छा काम किया था. ठीक है, खिजर खां सैयद अच्छा काम किया था, इनका नाम है. और उसके बाद लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी को तो हमने पढ़ा भी है. मान लो जब 1526 में पानीपत का फर्स्ट वार हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1526 में, वो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था. इसमें बाबर जीत गया था और 1526 से शुरुआत होती है एक नए टाइम की, एक नए समय की, जब मुगलों का शासन भारत में आता है. मुगल, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, औरंगजेब, ये सब कौन थे? ये आपके मुगल थे. ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं इनकी ओर. सबसे पहला जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया
द पीरियड फ्रॉम 1206 सी कॉमन एरा एडी एनो डोमिनी, जो मैंने आपको बताया प्रेजेंट टाइम जो है 1206 टू 1526 सी वाज द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। भारत में दिल्ली सल्तनत का पीरियड रहा है। द रूलर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब इस समय में जो रूलर्स थे उनको वो अपने आप को सुल्तान्स कहते थे, वो अपने आप को सुल्तान कहते थे, इसलिए इसका नाम दिल्ली सल्तनत के नाम से आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेसन आपको पढ़ाया जा रहा है। वे सब लोग अपने आप को सुल्तान कहलवाना पसंद करते थे। हैंस देयर रूल इज़ नोन एज दैट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और जहाँ वो शासन करते थे इसलिए उनको कहा था भाई दिल्ली सल्तनत का आदेश आया है। देयर वर 5 डायनेस्टीज़, कितनी डायनेस्टी है? 5 डायनेस्टी हैं, जिन्होंने 1206 से और 1526 के समय तक अपना शासन किया। तो अगर आप देखो लगभग 320 साल हो गए, लगभग 320 साल 5 डायनेस्टी 5 वंशों ने भारत पर शासन किया। कितने? 320 साल, कम नहीं होते दोस्तों। 320 साल ये, और उसके बाद बाकी 200 साल मुगलों के, और उसके बाद 200 साल अंग्रेज़ों के। तो कुल मिलाकर 700 साल कहीं ना कहीं गुलाम बने रहे बेटा, इसी का ध्यान रखना। 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत, और 1526 से लगभग 1707-1710 के आसपास तक आपका मुगल शासन रहा। चलो वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इन डायनेस्टी पर आ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत पर आते हैं। सो द फर्स्ट डायनेस्टी इज स्लेव डायनेस्टी और ममलूक डायनेस्टी। सबसे पहला इनका जो शासक था, द फर्स्ट रूलर हु फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी, हु फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, द नेम ऑफ दैट किंग या दैट सुल्तान इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 मात्र 4 साल वह यहाँ पर शासन किया, यहाँ पर रूल किया। द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वर कॉल्ड द स्लेव किंग्स बिकॉज 3 सुल्तान्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर देमसेल्फ स्लेव्स। अब इसको हम गुलाम वंश क्यों कहते हैं? गुलाम वंश इसलिए कहते हैं कि जो इसके 3 शासक थे ना, जो 3 राजा बने थे, 3 महाराज बने, 3 सुल्तान बने थे, वो गुलाम थे, वो अपने राजा के गुलाम थे। और गुलाम जब राजा के एक्सपायर हो गए, राजा या तो एक्सपायर हो गए या वो चले गए, तो उन्होंने अपने गुलाम को वहाँ का सारा तामझाम सौंप दिया, इसलिए इन वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया है। दे हैड राइजन टू पावर विद देयर मेरिट स्किल्स एंड एबिलिटीज़। इन्होंने यहाँ पर शक्ति से अपना सारा काम किया। क्यों? क्योंकि इनके पास टैलेंट था, होशियार थे, तजुर्बेदार थे, और इनकी कलाएँ थी। एक्सेप्ट फॉर कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन के अलावा all the other sultans of this dynasty belong to the इलबारी ट्राइब ऑफ द तुर्क। अब आप एक चीज समझो, कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा जितने भी राजा बने वो सब तुर्की थे। मैंने आपको पहले बोला कि तुर्कियों का शासन था, ये तुर्की लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है ना। ही रूल्ड फॉर 4 years ओनली, 4 साल तक शासन किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट ही वाज ए जनरस रूलर, लेकिन ये बहुत अच्छा राजा था। ही गेव लार्ज सम्स ऑफ मनी टू बोथ हिंदू मुस्लिम, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर ध्यान रखा, दोनों को बराबर पैसा दिया। फॉर दिस जेस्चर ही अर्न द टाइटल ऑफ लाख बक्स और गिवर ऑफ लाख्स। अब उनके इस देने की जो आदत थी, इसके ब्याह पर इनको एक नाम दिया गया, एक टाइटल दिया गया, और वो टाइटल था लाख बक्स। क्या टाइटल था? लाख बक्स। लाख बक्स का मतलब होता है गिवर ऑफ लाख, जो लाखों रुपए दे देता है उसको हम कहते हैं लाख बक्स। ही वॉज अ लवर ऑफ आर्ट, इनको कला बहुत पसंद थी, इनको साहित्य बहुत पसंद था, लिटरेचर जो आप कहानियाँ लिखते हो, तो इनको कलाएं बहुत पसंद थी। ही लव्स आर्ट एंड कल्चर, वे आर्ट और कल्चर को बहुत पसंद करते थे। ही बिल्ट 2 मॉस्क्यूज। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई थी, इन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई थी। एक मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम, कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है, और एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछा जाता है, और ये आपका है अजमेर में। कुव्वत उल इस्लाम आपकी है दिल्ली में, और
आपका जो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पर है? अजमेर में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हल्के में मत लेना, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार बट कुड नॉट कंप्लीट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अब जो कुतुब मीनार है, शुरुआत इन्होंने ही की थी, कुतुबुद्दीन जी ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि 4 साल तो शासन किया भाई। 1206 में राजा बने और 1210 में एक्सपायर हो गए। ही डाइड इन 1210 CE बाई फॉलिंग फ्रॉम अ हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो। देखो कितनी अजीब इनकी मौत हुई, बेचारे घोड़े पर बैठकर पोलो खेल रहे थे। देखो कितना पुराना गेम है पोलो, जो आज खेलते हो, ये 1206 में हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब भी खेलते थे, और इन्होंने पोलो खेलते खेलते अपनी जान गंवा दी थी। घोड़े पर बैठकर पोलो खेल लेते थे ना, कुछ आया तो गिर गए और गिरकर वहीं एक्सपायर हो गए, वहीं इनकी मौत हो गई। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इनके बाद जो राजा बने, जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब के बाद राजा बने, वो उनका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने क्या खास किया? इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक राजा रहे। 4 साल कौन रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब रहे। फिर 1210 से इनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश राजा बने, सुल्तान बने, और 1210 से लेकर 1236 मतलब 26 साल इन्होंने शासन किया, सुल्तान बने रहे। ये बड़े, अब कारण क्या था इनका राजा बनने का? एक तो बड़े अच्छे गुलाम थे, ईमानदार गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और दूसरे ये उनके जमाई भी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से इन्होंने शादी की थी। इल्तुतमिश गुलाम तो थे ही, और उसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से शादी भी की थी, इसलिए उनके जाने के बाद सुल्तान बने। ही इज़ रिगार्डेड बाय द हिस्टोरियंस एज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। भारत में मुस्लिमों का जो समय शासन रहा है, उसका सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट इन्होंने इल्तुतमिश को बताया है। ही असेंडेड द थ्रोन, इन्होंने 1210 में सिंहासन पे बैठे थे। ये 1210 में सिंहासन पर बैठे थे, 1210 में सिंहासन पर इनको विराजमान किया था। नेक्स्ट, he suppressed the external revolts and consolidated his empire। इन्होंने बहुत सारे बाहरी विद्रोह को दबाया और अपने शासन को फैलाया, अपने अधिकार को फैलाया। he also saved his kingdom from the wrath of Mongol invader चंगेज़ खान। ये चंगेज़ खान है, ठीक है, चंगेज़ खान भी भारत पर घुसपैठ कर रहा था, हमला कर रहा था, और उसकी घुसपैठ से जो भारत को उस समय बचाया था, वो इल्तुतमिश ने बचाया था। उस समय भारत को मंगोल के हमले से, चंगेज़ खान के हमले से इल्तुतमिश ने बचाया था। ठीक है। ही बिल्ट अ लाइन ऑफ फोर्ट्स अलोंग द रिवर रावी टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मंगोल्स इनटू इंडिया। जो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे किनारे इन्होंने महल ही महल बना दिए, किले बना दिए, जिससे कि वहाँ से मंगोल एंट्री ना कर सकें, घुस ना सकें। इन 1229 CE में द खलीफा ऑफ बगदाद बेस्टोड द टाइटल ऑफ सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान ऑन इल्तुतमिश। खलीफा, ये खलीफा है CALIPH, खलीफा ऑफ बगदाद, बगदाद के खलीफा ने 1229 में एक नाम दिया इल्तुतमिश को, और वो नाम क्या था? सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान। कब मिला? 1229 में। किसने दिया? बगदाद के खलीफा ने। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज गवर्नमेंट एंड मेड सेवरल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रेन। इन्होंने बड़े अच्छे से सरकार चलाई और बड़े अपने समय में बहुत सारे सुधार भी किए। ही ऑर्गेनाइज्ड द चालीसा, द 40 नोबल्स और द रूलिंग एलाइट्स। इन्होंने 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया, 40 लोगों का एक समूह बनाया, जो वहाँ पे काम देखती थी और काम करती थी।
ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कॉइन करेंसी इन हिज किंगडम। इन्होंने अपने समय में अपने राज्य में सिक्के भी चलाए, इन्होंने नए सिक्के चलाए, और जो सिक्के थे उन सिक्कों को क्या कहते थे? टांका। किसको? चांदी के सिक्कों को टांका, और चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? टांका। याद रखना, टांका। और जो आपका कॉपर, जो तांबे के सिक्के होते थे, उनको ये कहते थे जीतल। बताएंगे आप मुझे कि चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? टांका, और तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे। दीज कॉइन्स वर यूज थ्रू आउट द सल्तनत पीरियड। और पूरे सल्तनत पीरियड में मतलब 1526 तक ये सिक्के चलते रहे। ठीक है। नेक्स्ट, अब इनके बाद भाई इनकी 1236 में इनकी मौत हो गई। ठीक है, ये बेचारे भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उनके बाद इनके जो लड़के थे उसमें कोई ऐसा नहीं था जो राजा बन सके। ठीक है, तो इनकी एक लड़की थी जिसका नाम रजिया था, जिसका नाम रजिया था। ये 1236 से लेकर और 1239 तक 3 साल तक सुल्तान की गद्दी पर रही। रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। रजिया वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। ये पहली और आखिरी मुस्लिम महिला थी जो भारत पर या दिल्ली की रूलर बनी। मिनाज उल सिराज, मिनाज उल सिराज एक किताब इन्होंने लिखी। इन्होंने इनके बारे में कहा, किसके बारे में? इन्होंने रजिया के बारे में कहा। किसने? याद रखना है नाम, मिनाज उल सिराज ने क्या कहा? इन्होंने कहा सी वॉज ए ग्रेट मोनार्क, सी वॉज वाइज एंड ए डिस्पर्सर ऑफ जस्टिस एंड प्रोटेक्टर ऑफ हर सब्जेक्ट्स, बट सी वॉज ऑफ द रॉन्ग जेंडर। उन्होंने कहा कि भाई जो ये रजिया सुल्तान है ना, ये बड़ी बेहतरीन शासक है, ये बड़ी बेहतरीन रूलर है। इनके सारे काम भी अच्छे हैं, बहुत बुद्धिमान भी है और बहुत प्रशंसक भी है, और न्याय के प्रति तो इनका न्याय तो बड़ा ही अच्छा है। मतलब अन्याय नहीं होता इनके हाथ से। ये ज़्यादा से ज़्यादा न्याय की कोशिश करती हैं, और अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो इनकी सेना है, जो इनकी जनता है, उनकी बहुत बड़ी प्रोटेक्टर है, उनको बचा कर रखती हैं। लेकिन गलत जेंडर है। वो कहते हैं कि ये एक महिला बन गई, ये गलत है, वरना इनके जैसा शासक होना तो बड़े नसीबों की बात है। बहुत सारी खूबियाँ मिनाज उल सिराज ने इनके बारे में बताई। देयरफॉर इन द एस्टिमेशन ऑफ मैन ऑल हर वर्च्यूज वर वर्थलेस। शी अपोज द जेंडर बायस एंड अपीयर्ड विदाउट पर्दा इन पब्लिक। अब इन्होंने क्या किया? सभी जेंडर को अपने दूर किया, और ये बिना पर्दे के, भाई आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय में अब भी आप देखोगे तो महिलाएं वो बुर्का पहन के तब बाहर जाती हैं मार्केट में, पर्दा हमेशा रहता है। और अब से 500 साल 700 साल पहले, अब से 700 साल पहले कोई महिला ऐसा करेगी, पर्दा हटा देगी और समाज के बीच में आएगी, तो वो कैसा लगता होगा। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पर्दे का भी हटा दिया, बिना पर्दे के यह बीच में आने लगी। बट शी हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस। लेकिन इनको ऐसा करने के लिए बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ा, बहुत सारे संघर्ष इनको करने पड़े। द मेजर वन वाज दैट शी वाज ए वुमन इन ए मैन्स वर्ल्ड। और सबसे बड़ा संघर्ष तो ये था कि आदमियों के बीच में एक अकेली महिला थी। सी रूल्ड एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से इन्होंने शासन किया। फॉर ए शॉर्ट पीरियड, सिर्फ 4 साल के लिए शासन किया। सी वाज किल्ड अंडर ए कॉन्स्पिरेसी बाय द नोबल्स वाइल सी वाज ऑन हर वे टू रिक्लेम द एम्पायर। जब ये अपना साम्राज्य चला रही थी, फैला रही थी, तो जो इनके नोबल्स थे, जो वहाँ पर एक कुलीन वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था भाई, वो चालीसा कह लो, चाहे बाकी जो पढ़े लिखे इनके समुदाय के लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने षड्यंत्र करके इनको मरवा दिया, और उसके बाद नया बंदा वहाँ पर बैठ गया। अब इनका शासन हुआ 1239 तक। अब इनके बाद फिर थोड़ा जो आपका गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी थी, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ी, वो थोड़ी कमज़ोर होने लगी। अब जब ये कमज़ोर हो गई तो इसके बाद एक नया शासक आया, इसके बाद एक नया शासक आया। और वो नया शासक कौन था? गियासुद्दीन बलबन। कौन था? गियासुद्दीन बलबन। और गियासुद्दीन बलबन ने, आप एक चीज़ नोटिस करो बेटा,
कि 1266 से शुरू हुआ, जबकि रज़िया सुल्तान 1239 में एक्सपायर हो चुकी थी, उनको मार दिया गया था। तो 39 से लेकर और 66 तक तख्ता डामाडोल रहा, जो सिंहासन है वो डामाडोल रहा, ऐसा कुछ खास उसमें हुआ नहीं। लेकिन 1266 में गियासुद्दीन बलबन ने मोर्चा संभाला। अब मोर्चा संभाला, ये था कौन? गियासुद्दीन बलबन एक इल्तुतमिश का गुलाम था और चालीसा का मेंबर भी था। गियासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और चालीसा का भी मेंबर था। ही रूल्ड फॉर 20 ईयर्स, आप देख सकते हैं 66 से 87, लगभग 21 साल इसने राज किया। और इसका जो नाम लिया जाता है ब्लड एंड आयरन की, इसकी एक पॉलिसी थी, उसके आधार पर लोग इसको याद करते हैं। ही क्रश द पावर ऑफ द चालीसा। अब जब ये आया तो इसने सोचा यार चल ठीक है, मैं चालीसा से आ गया, अगर मैं आ गया तो कोई और भी आ सकता है। तो सबसे पहले उसने चालीसा को ही ख़त्म किया। उसने उन 40 लोगों के समूह को, उस ग्रुप को ही ख़त्म कर दिया। एंड डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। और आप ये देखो, इल्तुतमिश के टाइम में भी मंगोल ने हमला किया था और गियासुद्दीन बलबन के टाइम में भी मंगोलों ने हमला किया, लेकिन इस बार भी वो हारे। ही एनकरेज द पीपल, इसने लोगों को बताया कि भाई तुम लोग सजदा करो, तुम लोग पैबोज करो। सजदा, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लिया करो, नमाज पढ़ा करो और हर समय उसको याद करते रहा करो। ही डाइड इन 1287, 1287 में, 1287 में ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, द किंगडम ग्रेजुअली वीकेंड, जो यस किंगडम था, राज्य था, यह बेचारा कमज़ोर होने लगा। दिस लेड टू द कोलैप्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि गुलाम वंश का सूरज डूबने लगा था। गुलाम वंश का सूरज डूबने लगा था। अब जब सूरज डूबने लगा तो जल्दी ही एक नई शक्ति सामने आई, एक नई डायनेस्टी सामने आई, एक नया वंश सामने आया, और वो नया वंश था खिलजीज डायनेस्टी का। वो नया वंश था खिलजियों का। खिलजी डायनेस्टी ने मोर्चा संभाला। बलबन मस्ट हैव बीन अ डिवोटेड फैमिली मैन। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनको पता लगा कि भाई मेरा बेटा मर गया है, और जैसे इनको खबर मिली कि बेटा मर गया है तो यह भी उसके दुख में अल्लाह को प्यारे हो गए। इतना ज़्यादा ये अपने परिवार से प्यार करते थे, इतना ज़्यादा ये अपने परिवार से प्यार करते थे। अब अगली डायनेस्टी आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी में सबसे बड़ा नाम आपने सुना है अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन शुरुआत तो कहीं और से हुई होगी। अब जो खिलजी रूलर्स हैं उन्होंने लगभग 3 डिकेड्स, डिकेड होता है 10 ईयर्स का पीरियड, उन्होंने 10 साल तक शासन किया। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक। इससे पहले आपने देखा बलबन ने 20 साल किया था, बलबन ने 20 साल किया था और इन्होंने 30 साल किया। ठीक है, बलबन ने 20 साल किया था, इन्होंने 30 साल किया। और जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है उन्होंने 1206 से लेकर और 1265 और 1266 तक किया। ठीक है, तो लगभग 60 साल उन्होंने शासन किया। ठीक, अब इसके बाद अब आपके जलालुद्दीन है, कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ये फाउंडर हैं, फर्स्ट रूलर हैं, किसके? अपने खिलजी डायनेस्टी के, अपने खिलजी डायनेस्टी के। तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो पहले रूलर बने, वो पहले रूलर बने किसके? खिलजी डायनेस्टी के। तो आइए जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296, 1290 से लेकर 1296 तक राजा रहे, सुल्तान रहे। जलालुद्दीन वाज वेरी ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। बेचारे बहुत बूढ़े थे, आपने देखा सिर्फ 6 साल ही शासन किया, बहुत बूढ़े थे जब ये इन्होंने सिंहासन संभाला। ही वाज ए नोबल हु किल्ड बलबन्स ग्रैंडसन कैकाबाद। हु किल्ड बलबन्स ग्रैंडसन, बलबन के पोता। अभी हमने गियासुद्दीन बलबन का पढ़ा था, तो बलबन के पोते को इन्होंने मारा था, बलबन के पोते को इन्होंने मारा था। और बलबन के पोते का नाम था कैकाबाद।
बलबन के पोते का नाम क्या था? कैकाबाद। और कैकाबाद को जलालुद्दीन ने मार दिया था। और कैकाबाद को मारकर इन्होंने अपनी डायनेस्टी स्थापित की थी, इस्टेब्लिश की थी। खलजी डायनेस्टी शुरुआत कब हुई? जब बलबन वंश का कैकाबाद मर गया। तो कैकाबाद को मारने के बाद खलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। बट ही वॉज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रूलर, लेकिन जलालुद्दीन इतना बड़ा, इतने महान शासक नहीं थे। ही adopted a lenient policy towards the Mongols and married one of his daughters to Ulugh Khan, the leader of the Mongols. In 1296 CE, Alauddin Khilji, his nephew and son-in-law, murdered him and captured the throne. आप एक चीज़ देखना बेटा, इनमें ऐसा ही था, मतलब कि कौन इनको कब मार दे कुछ नहीं पता था, कौन इनको कब मार दे कुछ नहीं पता था। तो इनकी जो पॉलिसी थी बाकी राजाओं से वो बड़ी नॉर्मल थी, ठीक है। उधर मंगोल भारी हुए, ठीक है भाई, वो समझौता कर लिया, अच्छा भाई ठीक है तुम आ जाओ, जो करना है कर लो, ठीक है, लेकिन मुझे राजा बने रहने देना। उसके बाद इन्होंने अपनी एक बेटी की शादी भी की थी उलूग खान के साथ, और जो उस समय मंगोल का राजा था, जो मंगोल का नेता था, उससे अपनी बेटी की शादी कर दी थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा भी था और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी का पति भी था, उसने उसको मार दिया और उसका सिंहासन हड़प लिया, छीन लिया। इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप एक मूवी देखना पद्मावत जो आई थी, पद्मावत मूवी आई थी ना एक, जिसमें रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण है और आपका वो क्या नाम है, शाहिद कपूर है, ठीक है। पद्मावत देखना, उसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर है वो आपको पता लग जाएगा कि जलालुद्दीन को कैसे मारता है, क्या इसका रोल है, वो सब आपको उस मूवी में पता लग जाएगा। बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। एक दो चीज़ एक्स्ट्रा है बट कोई बात नहीं, दैट इज़ फाइन, कुछ बेस क्लियर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना 1296 से 1316, 20 साल, 1296 से 1316, 20 साल इसने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा जीनियस आदमी था, बट ही वाज ए क्रूअल, लेकिन हिंसक भी था, बहुत ज़्यादा सख्त आदमी था। रिजोल्यूट रूलर, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। अब मंगोल के जो हमले होते थे उनको डिफेंस करता था, उनसे अपने आप को बचाता था। देयर आफ्टर ही एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, इसने फिर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया, अपना शासन फैलाना शुरू किया। ही कॉन्क्वायर्ड द किंगडम ऑफ गुजरात, इसने गुजरात को जीत लिया, मालवा को जीत लिया एंड राजस्थान के कुछ हिस्से थे उनको जीत लिया। ये बेटा अगर आपको याद हो, ये वो हिस्से हैं जिन पर 700 के आसपास, 700 से लेकर और मैं कहूँगा लगभग 1200 तक, जहाँ गुर्जर प्रतिहार का राज था, उस जगह को इसने जीत लिया। ही हैड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, इसका सरकार चलाने का तरीका, प्रशासन तरीका बहुत अच्छा था। मिलिट्री बहुत अच्छी थी इसकी। ही सेंट हिज ट्रस्टेड कमांडर, अब इसका एक कमांडर था, जो सेनापति आप कह लो, जिसका नाम था मलिक काफूर। एक सेनापति आप कह लो, सेनापति का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को इसने भेजा कि भाई तुम जाओ और जो दक्कन है ना, दक्कन पे कंट्रोल करो, जो साउथ है इंडिया का, जो आपका दक्षिणी भारत है, उसको हराओ, तुम उस पर अपना कंट्रोल करो। दस ही बिकेम द फर्स्ट रूलर टू क्रॉस द विंध्या रीजन, ये पहला शासक बना था जिसने विंध्या रीजन को पार किया था। आपको पता है कि जो आपका ये मैप है भारत का, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी विंध्या रेंज है, विंध्या पर्वत है यहाँ पर ये आपका, ठीक है। तो इसको पार करने वाला ये है, पहला शासक बना। बाई 1313 सी में इसने देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतिया और द्वार समुद्र के होयसला और मदुरई के पांड्या, सब ने इन सब ने अलाउद्दीन खिलजी को अपना राजा मान लिया था। मतलब कि ठीक है काम तुम कर लो,
लेकिन राजा कौन होगा, मालिक कौन होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। कहाँ कहाँ पर, 1313 की बात है, समय खत्म होने 3 साल पहले। तो 1313 में देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतिया और द्वारा समुद्र के होयसला और मदुरई के पांड्या, इन सब ने इसकी गुलामी को मान लिया था। अब आपको एक कहानी जो मैं अभी पद्मावत की बात कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुनी जाती है कि पद्मिनी एक बड़ी सुंदर रानी थी। किसकी, राणा रतन सिंह की। किसकी, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की। अब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे हमला किया, राजपूत को हरा दिया और उनकी रानी पद्मिनी को उनको देखा था एक बार, तो उन पे उनका दिल आ गया था, तो वे उनको लेना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जोहर हुआ। जोहर क्या था कि आग जलाकर सब महारानी और उनकी सेविकाएं इसमें कूद गई थी, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये अलाउद्दीन खिलजी अंदर आ गया तो ये किसी भी महिला को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो वो सब उसमें कूद गई, तो आग में जो कूदी वो आपका हो गया जोहर। ठीक है, अब इसके अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम करते हैं, प्रशासन कैसा था। तो अलाउद्दीन खिलजी वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। इसका हमेशा एक ही उद्देश्य था कि मुझे अपना राज्य फैलाना है, मुझे पूरे भारत पर राज करना है। द लैंड एंड प्रॉपर्टी वाज टेकन बैक विच वाज गिवन टू नोबल्स एज इक्तास एंड गिफ्ट। अब जो इन्हें कुलीन वर्ग थे, इनको मान लो पहले राजाओं ने ज़मीन दे दी, ठीक है भाई, ये इक्ता दे दिया, ये तुम्हारा गिफ्ट है, जाओ इस पर काम करो और ऐश करो। इसने वो सारी ज़मीनें वापस ले ली। ही वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। इसके पास एक सिस्टम भी था जासूसों का, इसने जासूसों का एक सिस्टम तैयार किया। हिज ऑफिशियल्स वर फॉरबिडन टू कलेक्ट एक्स्ट्रा टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स। अब राजाओं से, जो किसान होते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। द पीजेंट्स पेड रेवेन्यू इन काइंड डायरेक्टली टू द स्टेट। अब जो पीजेंट होता था, किसान होता, वो सीधा अपने राजा को सीधा पे करता था टैक्स। जो किसान था, ये देखो उस समय भी टैक्स देते थे, उस समय भी राजा लोग टैक्स लेते थे, और ये इसका ही शासन था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। टू प्रिवेंट कॉन्स्पिरेसीज अमंग द नोबल्स, अलाउद्दीन बैंड ऑल बैंक्वेट्स एंड असेंबलीज। अब इसको डर था भाई, जो बाकी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, ये कहीं मेरे पीछे कुछ षड्यंत्र ना करें, तो उससे बचने के लिए इसने एक बात कह दी कि भाई कोई भी कहीं पर इकट्ठा नहीं होगा, ना कोई बैंक्वेट्स बनेंगे और ना कोई सभा होगी। आफ्टर इस डेथ, जब इनकी मृत्यु हो गई 1316 में अलाउद्दीन खिलजी बेचारे मर गए, तो उनका जनरल था मलिक काफूर गेव अलाउद्दीन माइनर सन द थ्रोन। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के छोटे बेटे को सिंहासन पर बैठा दिया। इन 1320 में सबसे आखिरी जो खिलजी रूलर था वो था खुसराव खान, उसको भी मार दिया गया, और यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी समाप्त हो जाती है और इसको उखाड़ फेंकते हैं। एक नई डायनेस्टी आती है, वो इस खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म कर देती है। और आपने देखा कि खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक, इसमें राजा है जलालुद्दीन खिलजी, उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद सबसे छोटा बेटा बैठा और 1320 में उसको भी मार दिया, और खुसराव खान आखिरी खिलजी वंश के राजा बने थे। इनको मारने के बाद नई डायनेस्टी सामने आती है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी, और 1320 से लेकर 1414, टाइम देखो बच्चों कितना ज़्यादा टाइम है। तुगलक डायनेस्टी का कितना लंबा टाइम है, 1320 से 1414, मतलब कि 80 साल ये, और 14वें तो 94 ईयर्स। सबसे लंबा समय जो शासन किया वो तुगलक डायनेस्टी ने किया। सबसे लंबा समय जो शासन हुआ वो तुगलक डायनेस्टी का हुआ। किसका हुआ, तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को। गियासुद्दीन तुगलक, क्या नाम है, गियासुद्दीन तुगलक। इससे पहले गियासुद्दीन नाम हमने पढ़ा था बलबन के लिए, किसके लिए, बलबन के लिए, लेकिन ये दूसरा गियासुद्दीन है तुगलक डायनेस्टी का। इसने 1320 से 1325 5 साल तक शासन किया। कब, 5 साल। ही रूल्ड फॉर 5 years ऑन द एम्पायर।
गियासुद्दीन तुगलक ने खुसराव खान को मारा था, जो कि खलजी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, एंड टुक ओवर द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठ गया था। ही रिफॉर्म जुडिशरी एंड पुलिस डिपार्टमेंट, इसने कुछ सुधार किए। जो न्यायपालिका थी, जो जुडिशरी थी, न्यायपालिका थी, उसके डिपार्टमेंट में सुधार किया। जो इनकी सेना थी, पुलिस डिपार्टमेंट, उनमें सुधार किया। द लैंड रेवेन्यू वॉज रिड्यूस्ड टू 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। अब इसने क्या किया, इसने जो यह टैक्स लेता था उसको भी कम कर दिया, जो यह टैक्स लेता था उसको भी कम कर दिया, और वह इसने किया 1/10 जो प्रोड्यूस होगा। भाई मान लो आपके घर पे 100 टन गेहूँ हुए, आपके घर पे 100 किलो गेहूँ हुए, तो 100 किलो का एक दाएँ मतलब 10 किलो आपको टैक्स के रूप में देना होगा। ही ऑल्सो कैरिड आउट वर्क्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, इन्होंने जनता के लिए भी काफ़ी सारे काम किए। कैनाल्स बनवाई, गार्डन्स बनवाए, किले बनवाए लोगों के लिए, नहरें, बाग, किले लोगों के लिए इन्होंने बनवाए। तो कितना काम किया, ये चीज़ देखो, तुगलकों ने कितना अच्छा काम किया, जनता भी इनसे खुश थी। ही कैरिड आउट सर्टेनली मिलिट्री रिफॉर्म्स टू, इसमें सेना में भी बहुत सारे बदलाव किए। ही बिल्ट अ न्यू सिटी, इसने नया शहर बना दिया जिसका नाम था तुगलकाबाद, और तुगलकाबाद कहाँ था, दिल्ली के पास। इसने जो आप तुगलकाबाद आप सुनते हैं, वो तुगलकाबाद इन्होंने ही बनाया था। किसने, गियासुद्दीन तुगलक ने। द सुल्तान वाज किल्ड, अब गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई 1325 में। हिज सन, उनका लड़का जोना खान उसके बाद सिंहासन पर बैठा, और उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, आफ्टर हिज डेथ एंड अंडर द नेम, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इनका बेटा जिसका नाम था जोना खान, क्या नाम था, जोना खान। जोना खान ने सिंहासन को प्राप्त किया, उस पर बैठ गया, लेकिन उसने अपना नाम बदला। जोना खान ने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। जोना खान ने अपना नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शासन किया वो 1325 से 1351 तक किया, 1325 से 1351 तक किया। ये भी एक बहुत अच्छे शासक रहे, वेल वर्स्ड, ज्ञान बहुत था, नॉलेज थी काफ़ी। ही हैड ए शार्प मेमोरी, इनकी माइंड की पावर भी बहुत अच्छी थी। येट ही वाज ए स्ट्रेंज मैन, जबकि वो अजनबी थे, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस उनको कहते हैं अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स एंड द वाइजेस्ट फ्यूल, मतलब एक बुद्धिमान मूर्ख। आप सब सुनिए, द मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स मतलब उल्टे सीधे का मेल, और एक बुद्धिमान बेवकूफ़। कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं मैड, पागल आदमी। ही ऑफेंडेड द ऑर्थोडॉक्स उलेमा बाय कर्बिंग देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि ऑफेंडेड द ऑर्थोडॉक्स उलेमा, जो उलेमा है वो एक रूढ़िवादी है, उसको भी इसने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर किया। अब आप देखो कि इसके जो फेल होने के कारण थे वो क्या क्या थे, जो फेल होने के मेन मुद्दे थे वो क्या क्या थे, वो यहाँ पर बताए गए हैं। 3 मुद्दे इन्होंने बताए हैं, और वे मुद्दे क्या हैं वो आप सुनिए। पहला है टैक्सेशन इन दिल्ली। 1326 में 1326 में टैक्स को इसने बढ़ा दिया, जिससे कि वहाँ के किसानों पर बोझ पड़ा। ठीक है भाई, आप एक चीज़ को मान लो, अगर कोई 2 रुपये देता है और आपको मुझे तो 5 चाहिए, तो कहाँ से देगा। दिस वाज डन टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द आर्मी, और ये सब क्यों किया गया, जिससे कि आर्मी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, सेना की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। दोआब इज़ ए फर्टाइल लैंड सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स। अब जो दोआब होता है वो 2 नदी के बीच का जो इलाका होता है, इसको कहते हो आप दोआब। ठीक है, 2 नदी के बीच का इलाका दोआब कहा जाता है। द दोआब रीजन एट द टाइम वाज अंडरगोइंग ड्रॉट एंड फेमाइन। और जो दोआब रीजन था, यहाँ पर उस समय सूखा आ गया था, सूखा था, भूखमरी थी, खाना बिल्कुल नहीं था। पीपल एट द टाइम रिबेल्ड, और उस समय लोगों ने इनके खिलाफ क्या किया, ये सही है गलत है, उसके बाद उस समय लोगों ने इसके खिलाफ अपने विद्रोह किए। क्या किए, विद्रोह किए। द सुल्तान देयरफॉर हैड टू विड्रॉ हिज ऑर्डर, और उस विद्रोह से डर कर सुल्तान को अपने आदेश वापस लेने पड़े। टू मेक अमेंड्स ही एस्टेब्लिश्ड ए न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन,
और फिर उसने एक अच्छा काम किया कि उसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया कृषि के लिए, खेती के लिए, जो उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने में आपको बताएंगे, जो प्रोडक्शन को बताने में कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, ऐसा कुछ काम किया जाए, इसके बारे में वो लोग किसानों को जानकारी देंगे और प्रोडक्शन बढ़वाएंगे। शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, अब ये बेचारा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव निकले। इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी को ही शिफ्ट कर दिया। दिल्ली से देवगिरी, जो देवगिरी थी, देवगिरी का नाम बदला पहले तो, उसका नाम रखा दौलताबाद, और फिर लोगों को कहा कि भाई मैं अपनी राजधानी को यहाँ से दौलताबाद शिफ्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपना सामान उठाकर वहाँ पे चलो। ये कब हुआ? 1327 में। कब हुआ? 1327 में। तो आप ये समझो कि जो लोग, एक तो उस समय ये था कि ट्रेन थी, बस थी, लोगों बागों ने अपना सामान उठाया, एक तो खाने के लिए नहीं, ऊपर से पीने के लिए नहीं, रास्ते में न जाने कितने लोग मर गए, वहाँ पे शिफ्ट की, कुछ समय तक वहाँ पे रहे। ही थॉट दैट इट वुड बी इजियर टू कंट्रोल दक्कन फ्रॉम दौलताबाद, इनको लगता था कि दौलताबाद से साउथ को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना आसान रहेगा। बट दिस प्रोजेक्ट फेल्ड एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड देयर कैटल डाइड ऑन द वे। लेकिन यह सोचना भी उनका निष्फल हो गया, फेल हो गए। क्यों? क्योंकि लाखों लोग और उनके जानवर रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे, रास्ते में ही मर गए थे। इट ऑल्सो बिकम इम्पॉसिबल टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया एंड सेफगार्ड द फ्रंटियर्स, और यहाँ से दौलताबाद से नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। द सुल्तान देन ऑर्डर्ड द पीपल टू गो बैक अगेन। अब कुछ लोग वहाँ बेचारे मरते थे, पहुँचे भी, इन्होंने कह दिया ठीक है भाई, आप सामान उठाओ, वापस दिल्ली चलते हैं, सामान उठाओ, वापस दिल्ली चलते हैं। दिस अगेन कोज हार्डशिप टू पीपल एंड क्लेम्ड मैनी लाइव्स। अब जब जाते हुए ही लोग मर गए थे, तो वापस आते हुए फिर लोगों को दुख झेलना पड़ा, मर गए और उन्हें जीवन अपना खराब करना पड़ा, और लोग वहाँ पर भी इनके खिलाफ हो गए। टोकन करेंसी, इन्होंने भी टोकन करेंसी चलाई। आपको पता है कि इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे, इनका भी कुछ नया दिमाग ने काम किया। ड्यूरिंग हिज रूल टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफीट। काउंटरफीट होता है नकली। इन्होंने टोकन बनाए, अब उस टोकन की जाली कॉपियां भी चल गई, कॉपी चलने लगी, नकली टोकन चलने लगे, उसकी वजह से भी इनको बहुत नुकसान हुआ। गवर्नमेंट की इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। अब जो फॉरेन ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया कि यार जो राजा नकली और असली में अंतर नहीं कर सकता, जिसके वहाँ पर असली से ज़्यादा नकली माल चल रहा है, हम वहाँ अपना व्यापार नहीं करेंगे। फाइनली द सुल्तान हैड टू विड्रॉ द कॉपर कॉइन्स एंड सप्लाई सिल्वर कॉइन्स इन देयर प्लेस। उसके बाद राजा ने तांबे के सिक्के को हटाकर चांदी के सिक्के चलाए। दिस कोज्ड ए ह्यूज लॉस, और इससे उसके खजाने में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इससे उसके खजाने में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये 3 कमियां थी, ये 3 गलत फैसले थे, जिसकी वजह से लोग इनके खिलाफ हुए। अब बात आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासन पर आए। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन 1351, उसका कज़न फिरोज शाह तुगलक सिंहासन पर बैठा। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर एंड टूक अ नंबर ऑफ मेजर्स टू रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर, उसने अपने शासन को फैलाने की और संभालने की कोशिश की। एंड टूक ए नंबर ऑफ मेजर्स, और बहुत सारे सुधार करने का प्रयास उसने किया। ही बैंड द प्रैक्टिस ऑफ इनह्यूमन पनिशमेंट्स एंड इस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए उसने अस्पताल बनवाए। अब लोगों के साथ जो गलत व्यवहार होता था उसको उसने बंद किया। पीपल वर हैप्पी ड्यूरिंग हिज रेन, अब जो इनका शासनकाल था उसमें लोग खुश थे। वैन ही डाइड, जब वो मर गए 1388 में, ए सीरीज ऑफ रिबेलियंस ब्रोक आउट, तो एक बहुत सारे विद्रोह उभर के आए, बहुत सारे विरोधी इनके सामने आए, और यहाँ से धीरे धीरे तुगलक डायनेस्टी ख़त्म होने लगी। यहाँ से धीरे धीरे तुगलक डायनेस्टी ख़त्म होने लगी। 1388 में ये मर गए थे, और 1414 तक आते आते बिल्कुल ख़त्म हो गई, और 1414 में नई डायनेस्टी आई जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। इस डायनेस्टी को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन 2 डायनेस्टी को अच्छे से करो। कोई दिक्कत है तो आप पूछो। सो बेटा, अगले लेक्चर तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।